नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज मन्नू भंडारी जी का लिखा जो उपन्यास जिनका मैं पिछले दिनों वाचन कर रही थी, उसका आज 5वां भाग जो है प्रस्तुत है। तो चलिए आनंद उठाइए इस अद्भुत उपन्यास का। मम्मी की शादी हो गई। यूँ शादी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। न बाजा गाजा, न हाथी घोड़ा, न आतिशबाजी। पर जो कुछ भी हुआ बंटी ने अपनी आँखों से देखा है, शादी के बीच में रहकर देखा है। फिर भी जाने क्यों उस दिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन आज सर्दी की सांझ के इस धुंधलके में खुली छत पर अकेले लेटे जैसे फिर मम्मी की शादी हो रही है। बाहर नहीं, बंटी के अपने भीतर हो रही है, मन की परतों पर। और इस बार बंटी केवल देख ही नहीं रहा, महसूस भी कर रहा है। हल्की सी सजावट ओढ़े क्लब का लॉन, परिचित अपरिचित चेहरों की भीड़, हंसी मजाक, खाना पीना, बधाई हो, मुबारक हो। अरे बंटी मिठाई खाओ बेटे, अपनी मम्मी की शादी की मिठाई खाओ। कितने बच्चे, जाने कितनी आवाज़ें थीं, कितनी बातें थीं। आज तो सब मिलजुल कर केवल एक शोर भर रह गई हैं। उस दिन सारे लॉन के पेड़ पौधों पर लाल पीली बिजली के फूल खिले थे। न जाने कितने फूल जिनसे रंगीन रोशनी झर रही थी। इस समय भी वह आंखें बंद करे या खोले, चारों ओर फैले हुए वे फूल झिलमिलाते नजर आ रहे हैं। और फूल ही क्यों, या कि शादी की वह सांझ ही क्यों। शादी के पहले की भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पहले केवल बाहर ही हुई थी, पर इस समय एक साथ मन में डूबती उतराती आ रही हैं। और कितना साफ है वह सब, जैसे अभी अभी हो रहा है। लगता ही नहीं कि वह सब तो हो चुका। लग रहा है जैसे तब हुआ ही नहीं था, बस अभी हो रहा है, बिल्कुल अभी। बंटी अपनी टेबल पर बैठा होमवर्क कर रहा है और मम्मी कॉलेज की फाइलें देख रही हैं। तभी गोद में गुड़िया को लटकाए पीछे वाले दरवाजे से टीटू की अम्मा घुसी। मम्मी थोड़ा चौंकी। अरे आप, कहिए कैसे आना हुआ, बैठिए। क्या बताऊं बहन जी, पड़ोस में रहकर भी कभी आना नहीं होता। दोपहर को घंटा आध घंटा निकल भी जाए, पर सवेरे शाम को तो पलक झपकने तक को फुर्सत नहीं मिलती। फिर उसकी ओर देखकर बोली, अब आपके बंटी को देखो कैसा चुपचाप पढ़ रहा है। एक हमारे बच्चे हैं, 24 घंटे घर में महाभारत मचा कर रखते हैं। टीटू नहीं आया अम्मा? इस घर में आकर अम्मा कैसा मीठा मीठा बोल रही हैं, तभी तो पूछने की हिम्मत हुई। टीटू कहाँ आएगा, वहाँ कैरम जो जमी है। बंटी जाओ तो बेटे, फूफी से कहो कि चाय बनाए। नहीं बहन जी, मैं तो पी कर आई हूँ। और यूँ सच पूछो तो आज तो मिठाई खाने आई हूँ। मुझे तो कल रात को ही इन्होंने आकर खुशखबरी सुनाई। बोले तुम जाकर बधाई तो दे आओ। यूँ आना जाना चाहे बच्चों तक ही है, फिर भी पड़ोसी तो हैं ही। और अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मम्मी का चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? पहले जब डॉक्टर साहब को 1-2 बार देखा तो सोचा कि कोई बीमार होगा, पर जब बंटी ने बताया कि कोई बीमार नहीं है तो सोचा भाई आते होंगे। मम्मी चुप, बस केवल उनकी एक उड़ती सी नज़र बंटी ने अपने चेहरे पर महसूस की। मेरी तो बहन जी, आप जानो दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत ही नहीं है। अब पड़ोस में रहते हैं तो दिखता तो सभी कुछ है, पर इधर उधर कुछ पूछताछ करूं, कुछ कहूं सुनूं, ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं। फिर आप पढ़ी लिखी ठहरी, प्रिंसिपल ठहरी, सो तरह तरह के लोग आएंगे ही आपके पास। मम्मी तो जैसे भूत बन गई हैं। बंटी तो बहुत खुश होगा, बेचारा अकेला डांव डांव डोला करे था। मुझे तो सच बड़ा तरस आता था। अब पापा भी मिल जाएंगे और भाई बहन भी। अनायास ही उसकी नज़रें मम्मी से जा टकराई थी। पता नहीं क्या था उन नज़रों में कि वहाँ और बैठा नहीं रह सका। रात में मम्मी उसे समझा रही थी, मुझे अच्छा लगेगा बंटी, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा बेटे। मम्मी ने जितनी बातें की बंटी सब सुनता रहा, बिना एक भी प्रश्न किए, बिना जरा भी विरोध किए।
बस पापा का चेहरा बराबर आंखों के सामने कौंधता रहा था। बंटी अपने पलंग पर पड़ा है, गर्दन तक रजाई ओढ़े। कमरे में अंधेरा है, सिर्फ मम्मी टेबल लैंप जलाकर अपनी मेज पर कुछ लिख रही हैं। मम्मी हमेशा किसी न किसी काम में लगी ही रहती हैं आजकल। बंटी को खाने के लिए कहती हैं तो खा लेता है, दूध पीने के लिए कहती हैं तो दूध पी लेता है, जब पढ़ने के लिए कहती हैं तो पढ़ने बैठ जाता है। आधे अंधेरे आधे उजाले में बैठी कैसी लग रही हैं मम्मी। एकाएक मन में कौंधा बंगाल की जादूगरनी। फूफी ने ही सुनाई थी कहानी या शायद पढ़ी थी। उसके आधे शरीर से अंधेरा फूटता था और आधे शरीर से उजाला। जाने कैसा भय मन में समाने लगा। जिस दिन से डॉक्टर साहब वह जादू वाली शीशी इस घर में रख गए हैं, बंटी के मन में एक अजीब सा डर कुलबुलाता रहता है। एक बार तो हिम्मत करके उसने उस शीशी को ढूंढा भी था। सारी दराजें, सारी अलमारी पर नहीं मिली। जादू की चीज़ें जादू के ढंग से ही छिपाई जाती हैं शायद। एकाएक मम्मी ने टेबल पर झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई और घूम कर बोली, बंटी। बंटी ने खट से आंखें बंद कर ली। वही परिचित स्वर, अपनी मम्मी का स्वर। तो मन का डर धीरे धीरे बहने लगा। सो गया बेटा? मम्मी पास आई और एक बार रजाई को ठीक से उसके चारों ओर लपेट दिया। फिर उसी के पलंग पर बैठकर धीरे धीरे उसका माथा, उसके गाल सहलाती रही। बंटी को लगा जैसे बिना बोले ही मम्मी फिर आश्वस्त कर रही हैं। तुझे अच्छा लगेगा बंटी, वहाँ तुझे अच्छा ही लगेगा। मम्मी के इस स्पर्श से ही बंटी के भी मन के भीतर ही भीतर तेजी से कुछ पिघलने लगा। एक बार मन हुआ रजाई उतार कर फेंक दे और मम्मी से लिपट जाए। पता नहीं मम्मी को आश्वस्त करने के लिए या खुद आश्वस्त होने के लिए, पर उमड़ते आवेग को उसने होंठ भींच कर रोक लिया। बहू जी। फूफी की आवाज़ कैसी बदली हुई है। एक बार मन हुआ कि आंख खोल कर देखें कि यह फूफी ही बोल रही हैं। क्या बात हो गई फूफी? मम्मी कितना मीठा बोल रही हैं। बहुत दिनों से उसने मम्मी की ऐसी मीठी आवाज़ ही नहीं सुनी। इतने साल आपकी नौकरी कर ली बहू जी, अब भगवान की नौकरी करेंगे और क्या। कुछ बात भी बताओगी? फूफी चुप। रो तो नहीं रही, पर किसी तरह की भी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तुम भी मुझसे नाराज़ हो फूफी? मम्मी की आवाज़ जैसे पिघल कर थरथरा रही है। अरे हम नौकर आदमी, हम कैसे नाराज़ होंगे, पर भगवान ने जीभ दी है तो बोलेंगे ज़रूर। आप 100 जूता मारेंगी तो हम तनिको चिंता नहीं करेंगे, पर बोले बिना हमसे रहा नहीं जाएगा। बंटी का मन फिर जाने कैसा कैसा होने लगा। अब आप जो कर रही हैं बालक बच्चा को लेकर, सो आपको शोभा देता है। बड़े आदमियों की बड़ी बात मुंह पर कौन बोलेगा और काहे बोलेगा, पर फूफी तो मुंह पर ही बोलेगी। अब फूफी भी शादी वाली बात ही कहेगी। मम्मी का शादी करना बुरी बात है। आप तो जानती हैं साहब को लेकर हमारे मन में आज भी कैसा गुस्सा है। अब आप भी वही सब करेंगी। हमसे नहीं देखा जाएगा यह सब। मम्मी ज़रूर बैठी बैठी होंठ काट रही होंगी। मम्मी से जब जवाब देते नहीं बनता है तो बस यूं ही होंठ काटती हैं। जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी। महासत्यानाशी। साहब ने जो किया तो आपकी मिट्टी पलीद हुई, और अब आप जो कर रही हैं इस बच्चे की मिट्टी पलीद होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे रात दिन घुलता रहता है भीतर ही भीतर। फूफी। एक सख्त सी आवाज़ कमरे को चीरती हुई इस कोने से उस कोने तक गूंज गई। एक क्षण को तो बंटी भी भीतर ही भीतर सहम गया। देखो फूफी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, अपनी माँ से भी ज़्यादा, पर माँ को भी मैंने कभी अपनी बातों के बीच में नहीं बोलने दिया। मुझे याद नहीं वे कभी बोली हों। एक क्षण को रुकी मम्मी। यह अधिकार तो मैं किसी को दे ही नहीं सकती। हमने कहा न बहू जी, आप हमें हरिद्वार भिजवा दो बस। तुम जिस दिन चाहो मैं इंतज़ाम करवा दूँगी। तुम यहाँ से जो कुछ भी चाहो ले जा सकती हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। और तो क्या कहूँ। मम्मी के स्वर में अजीब सी नरमाई आ गई। नरमाई नहीं,
जैसे मम्मी थक गई हों। तो क्या फूफी चली जाएगी? बिना फूफी के कैसे रहेगा वह? रह सकता है कभी? मम्मी ने उसे क्यों नहीं समझाया कि फूफी तुम्हें वहाँ भी अच्छा लगेगा, वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। कल वह समझाएगा फूफी को। फूफी मम्मी की बात चाहे न माने, उसकी बात नहीं टाल सकती। फूफी भी तो उसके बिना कैसे रहेंगी, और अगर फूफी न रुकी तो? खट। मम्मी ने शायद उठकर टेबल लैंप बंद कर दिया। बंद आँखों ने भी महसूस किया कि कमरे का अंधेरा खूब गाढ़ा हो गया है। बंटी ने आंखें खोली। खूब अंधेरे में डूबी हुई मम्मी की आकृति बहुत धुंधली सी दिखाई दी। धीरे से वह भी बगल वाले पलंग की रजाई में दुबक गई। फूफी के जाने के बाद बंटी के मन में बहुत कुछ उखड़ बिखर गया है, और मम्मी की शादी के बाद इस घर में बहुत कुछ उखड़ बिखर गया। एक दिन में ही इस घर का बहुत सा सामान उस घर में समा गया। सोमवार को इस घर की मम्मी भी उस घर में जाकर समा जाएंगी। किसी ने कह दिया कि सोमवार शुभ दिन है, सो मम्मी रुक गई। फूफी नहीं समा सकी तो हरिद्वार चली गई। बंटी है कि नहीं जानता वहाँ समा पाएगा या नहीं। पहले मम्मी ने समझाया था तो बंटी समझ गया था, पर फूफी ने जाकर सब कुछ गड़बड़ा दिया। फूफी के बिना तो उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं और वहाँ तो बिल्कुल नहीं। जब से फूफी गई हैं तब से फूफी का जाना आँखों के सामने तैरता ही रहता है। जाते जाते भी कैसे फूफी रसोई के बर्तन धो धोकर जमाती रही थी। बंटी कभी मजाक करता था, फूफी बुला की राक्षस की जान तोते की टांग में बसती थी, तेरी जान इस रसोई में बसती है। तुझे किसी दिन मारना होगा ना तो। अरे नहीं बसेगी जान रसोई में तो रोटी नहीं खाने को मिलेगी, समझा? जाने क्यों लगता है जैसे फूफी अभी भी अपनी जान यहीं छोड़ गई और चौके की जान ले गई। चौके की ही क्यों, बिना फूफी के सारा घर ही तो कैसा हो गया है। जब रात दिन फूफी घर में रहती थी तो फूफी का होना पता ही नहीं लगता था। बस फूफी है तो है, पर अब फूफी नहीं है तो सारे समय पता लगता है कि फूफी नहीं है, फूफी नहीं है। प्लेटफार्म पर खड़ी है फूफी, एक छोटी सी टीन की संदूकची और उस पर रखी एक गठरी। मम्मी ने बहुत कुछ देना चाहा पर फूफी ने कुछ नहीं लिया, बस बंटी को अपने से चिपका रखा है। आँख के आंसू हैं कि थम ही नहीं रहे हैं। बंटी फूफी से चिपक कर खड़ा है, आँख में एक भी आंसू नहीं। जो कुछ वह देख रहा है बस देख ही रहा है, पर विश्वास नहीं हो रहा कि फूफी सचमुच जा रही हैं या कि फूफी उसे छोड़कर जा भी सकती हैं। उसकी छोटी सी हथेली में फूफी का हाथ है जिसे उसने कस कर पकड़ रखा है, और इसीलिए फूफी उसके पास हैं, उसकी पकड़ में है। मम्मी ने पर्स खोलकर 100 रुपये का नोट देते हुए कहा, फूफी तुम्हें बंटी की कसम है, इसे रख लो। यूँ भी पता नहीं मम्मी आगे क्या कहना चाहती थी। नहीं नहीं, हमें पाप में मत डालो बहू जी, कसम दिलाकर हम कुछ नहीं लेंगे। भगवान के दरबार में जा रहे हैं, रुपया पैसा का होगा क्या। देना ही है तो एक वचन दे दो कि हमारे बंटी भैया को जैसा आपने बिसरा दिया है आजकल, वैसा और मत करना। बाप के रहते या बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते या बिना माँ का ना हो जाए। और फूफी ने साड़ी में मुँह छिपा लिया। मम्मी की आंखें छलछला आईं। कैसी बातें करती हो फूफी। इससे आगे मम्मी से कुछ नहीं कहा गया। चपरासी ने भीड़ में फूफी को भीतर धकेल दिया। सीटी झंडी, फिर सीटी, भीड़, शोर, बदबू, और सबके बीच एक कांपता पसीजता हाथ बंटी की छोटी सी हथेली के बीच में से फिसलता चला गया। बंटी और उसे पकड़ कर नहीं रख सका, और उसके बाद से जैसे एक एक चीज़ बंटी के हाथ से निकलती ही जा रही है। अब तो शायद वह किसी को पकड़ कर नहीं रख सकेगा। लौटते समय बंटी सुन्न सा मम्मी की बगल में बैठा है। बंटी, मम्मी ने प्यार से उसे अपनी बाह में समेटा कि बंटी एकाएक फूट कर रो पड़ा। फूफी को ले आओ मम्मी, फूफी को ले आओ। रोते नहीं बेटे, थोड़े दिनों में अपने आप आ जाएगी, तेरे बिना वह रह सकेगी कहीं भी।
थोड़ी देर पहले प्लेटफार्म, सामान और रेल के बीच में ही बंटी को लग रहा था कि फूफी कहीं नहीं जाएगी, वह जा नहीं सकती। अब मम्मी के कहने पर भी लग रहा है वह नहीं आएगी, वह कभी आ नहीं सकती। दूसरे दिन स्कूल से लौटकर जब माली की बहू ने खाना दिया तो फूफी का जाना जैसे मन को भीतर तक मथ गया। उसे याद नहीं कि स्कूल से लौटने पर किसी और ने भी उसे कभी खाना खिलाया हो। और क्या फूफी केवल खाना खिलाती थी? खाने के साथ डांट, डांट के साथ लाड़, और भी जाने क्या क्या तो रहता था। पर इस घर से जा सकती है फूफी? उसका तुलसी का चबूतरा, तार के एक कोने पर सूखती मटमैली सी धोती और चोंगे जैसा ब्लाउज, आंगन की दीवार में बनी ताक पर रखे सिंदूर से रंगे पुते उसके हनुमान जी, उसके सरोते की खटखट, उसके पसीने की गंध, उसके बेसुरे गले से निकली गीत की कड़ियाँ, उसकी कहानियों के राजा रानी, भूत प्रेत, जादूगर, राक्षस, सब कुछ इस तरह समाया हुआ है इस घर में कि यहाँ से वह जा ही नहीं सकती। पर परसों तो यह घर भी छूट जाएगा, तब फूफी भी पूरी तरह छूट जाएगी। तू ऐसे क्यों रहता है बंटी? मैं सच कहती हूँ, तुझे वहाँ अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। डॉक्टर साहब तुझे कितना प्यार करते हैं, और भी जाने कितनी कितनी बातें, कितने आश्वासन, कितने। अरे कौन बंटी? आओ आओ बेटे, और 4 दिन का साथ है, खेल लो। फिर तो बंटी कोठी में चला जाएगा तो पूछेगा भी नहीं कि टीटू किधर बसता है। मोटर में बैठकर आ जाया करना कभी कभी। अब तो खूब ठाठ होंगे बंटी। और अम्मा के चेहरे पर वही मुस्कुराहट, होंठ फैलाकर भी अम्मा मुस्कुराती नहीं है, लगता है जैसे कुछ कह रही हूँ। बंटी जानता नहीं, पर कुछ है जो बंटी को अच्छा नहीं लगता। उस दिन के बाद 5-6 दिन हो गए, यहाँ रहकर भी बंटी टीटू के घर नहीं गया। आज नए घर में जाना है। शाम को 4 के बाद से ही शुभ समय है। डॉक्टर साहब ने कल आकर बहुत कहा कि आज ही चलो, रविवार का दिन है, सबकी छुट्टी है, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। क्यों बंटी, आज ही चले ना उस घर में जो तुम्हारी राह देख रही है। बंटी कुछ नहीं बोला, केवल डॉक्टर साहब का चेहरा देखता रहा। वह सचमुच उसी से पूछ रहे हैं? आंखों में कहीं जोत का चेहरा उभर आया। शादी वाले दिन के बाद से उसे देखा ही नहीं। न मम्मी उस घर गई, न वहाँ से बच्चों को आने दिया। शायद शुभ समय नहीं था। लो, जब इतने दिन रुक गई तो अब एक दिन की बात है, तुम मानो न मानो, मैं तो अशुभ वेला में कोई भी काम नहीं करूँगी। शुभ अशुभ क्या होता है, कैसे होता है, बंटी नहीं जानता। बस इतना जानता है कि मम्मी ने मना कर दिया तो वे अब नहीं जाएंगी। कल जाओ, आज जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, बस जाना है तो जाना है। पर मम्मी का कोई शुभ अशुभ है जो नहीं जाने दे रहा है। पर आज तो अब जाना ही है। बंटी स्कूल से लौट आया। मम्मी ने बचा खुचा सामान भी उस घर में भिजवा दिया। बिना बर्तनों की रसोई, बिना कपड़ों की अलमारियाँ, बिना किताबों और मेजपोश की मेज़ें, बिना दरी कारपेट के फर्श। खिलौनों की खाली अलमारी देखकर एक क्षण को सारे खिलौने आँखों के सामने घूम गए। पापा के भेजे हुए खिलौने। एकाएक ख्याल आया, पापा तो इस घर का ही पता जानते हैं, अब वे आएंगे तो खबर कहाँ भेजेंगे? उन्हें पता कैसे लगेगा? कितने दिनों से पापा ने ना कोई चीज़ भेजी, ना खबर। पापा को पता है कि मम्मी ने शादी कर ली है, हम लोग अब नए घर में रहेंगे। इस बार पापा को गए कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 महीने हो गए। तभी डॉक्टर साहब की कार आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब नहीं आए, मम्मी भी आती ही होंगी। बंटी बरामदे की सीढ़ियों पर ही बैठ गया। ढलती धूप में उसका छोटा सा बगीचा खूब लहलहा रहा है। पानी देने वाला मोटा सा पाइप बल खाया हुआ घास में पड़ा है। इधर तो उसने अपने बगीचे में पानी भी नहीं दिया। वहाँ का बगीचा तुझे ही ठीक करना है बेटे, मम्मी रोज़ याद दिला देती थी और बंटी सुन लेता था बस। कोने में आम का पौधा हरी चिकनी पत्तियां लिए झूम रहा है। तुम जब जवान होगे बंटी भैया तो यह पौधा भी पेड़ हो जाएगा।
ब्याह, बच्चे, बौर, आम, तुम्हें बड़े होकर क्या माली बनना है बंटी भैया, जो इतनी खोजबीन कर रहे हो? थोड़ा बहुत काम कर लिया और छुट्टी करो। खट खट करती मम्मी आई। उनकी शॉल का एक छोर जमीन से घिसट रहा है। साथ में हीरालाल और माली भी हैं। पहले मम्मी कॉलेज से आती थी तो चेहरा कैसा थका थका लगता था। आज लग रहा है जैसे कॉलेज से आई नहीं, कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकली हैं। मम्मी कैसी खुश खुश रहती हैं आजकल। मांग का सिंदूर चमकता रहता है। पहले दिन मम्मी की लाल लाल मांग उसे बड़ी अजीब लगी थी। अब अजीब नहीं लगती, फिर भी नज़र वहीं जाकर अटक जाती है। तू आ गया बेटे, कुछ खाया तो नहीं होगा? चलो अभी चलते हैं। हीरालाल एक एक करके सारे कमरे बंद करने लगा। मम्मी बंटी के कंधे पर हाथ रखे माली को आदेश दे रही हैं। देखो माली, बंटी भैया के सारे पौधे उखाड़ कर उधर ले आना। मोगरा, गुलाब, मोरपंखी और कौन कौन से पौधे आ सकते हैं बेटे? एकाएक उनकी नज़र उस आम के पौधे पर गई। यह आम का पौधा आ सकता है माँ? आ सके तो ज़रूर ज़रूर ले आना। मम्मी को और भी कुछ याद आया। गाड़ी में बैठकर बंटी ने एक उड़ती सी नज़र अपने घर की ओर डाली और फिर खिड़की पर ठोड़ी टिका ली। अब यह सब पीछे छूट जाएगा। 2-4 दिनों से तो वह खुद मनाने लगा है कि इस सब को यहीं छोड़कर वह चला जाएगा। 2-4 दिनों से तो वह खुद मनाने लगा है कि इस सब को यहीं छोड़कर वह चला जाए। कार चल दी, पर यह क्या? यह घर, यह बगीचा, हाथ जोड़कर खड़े हुए हीरालाल और माली, सब के सब जैसे कार के साथ साथ दौड़े चले आ रहे हैं, धुंधलाए हुए, थर थराते हुए। कुछ भी तो पीछे नहीं छूटा। बंटी, और मम्मी ने उसे अपने पास खींच लिया तो अवश्य सा वह मम्मी पर ही जा लदा, पर बंटी रोया नहीं। यह तो कॉलेज का घर था बेटा, अपना घर तो था नहीं। अब वहाँ अपना घर होगा, अपने लोग होंगे। एकाएक ही मम्मी का स्वर भर आ गया, पता नहीं खुशी से या दुख से। बंटी के अपने मन में तो न खुशी है न दुख, कुछ भी तो नहीं है सिवाय इस एहसास के कि वह जा रहा है। कोठी इस तरह चमचमा रही है जैसे कल ही बनी हो। बंटी के मन में हल्की सी तस्वीर है इस कोठी की, जब उसने पहली बार इसे देखा था। धूल भरी, मटमैली सी, अब तो जैसे यह पहचानने में भी नहीं आती। कैसे बदल जाती हैं चीज़ें इस तरह। एकाएक ही आंखों के सामने अभी अभी छोड़ा हुआ अपना घर घूम गया, जो कार चलने के साथ साथ उसके साथ साथ दौड़ पड़ा था, पर जैसे यहाँ तक दौड़ नहीं सका। घर, बगीचा, हाथ जुड़े हुए हीरालाल और माली हाँफते कांपते सब बीच में ही छूट गए। वह मम्मी के साथ अकेला ही आया है इस घर में, पहली बार। मम्मी ने कई बार कहा था, कहा ही नहीं, आग्रह किया था कि चल बेटा, तुझे जोत ने बुलाया है, या कि डॉक्टर साहब ने खास कर तुझे आने के लिए कहा है, पर वह कभी नहीं आया। कभी कभी जिद ही करने लगती तो फूफी आ जाती बचाव के लिए। अरे आप काहे जोर ज़बरदस्ती करती हैं, बच्चे का मन नहीं है तो कैसे जाएगा। आज उसे किसी ने नहीं बुलाया है, शायद मम्मी ने भी आग्रह नहीं किया, फिर भी वह आया है। जब तक उसका अपना घर था फूफी और सामान के साथ, तब तक वह विरोध कर सकता था, पर उन खाली दीवारों के बीच इस बार तो उसे आना ही था। पोर्टिको में ही सब लोग खड़े हैं, डॉक्टर साहब, जोत और अमी, नए नए कपड़ों में लिपटे, हंसते खिलखिलाते चेहरे लिए। हेलो बंटी, एकदम उमक कर डॉक्टर साहब ने बंटी को गोद में उठा लिया और दोनों गालों पर किस्सों दिए। बंटी ने विरोध नहीं किया और फिर धीरे से नीचे उतर गया। तुम लेने नहीं आए, खाली गाड़ी भेज दी? मम्मी ने कुछ इस ढंग से कहा जैसे वह कभी कभी मम्मी से कहता था और मम्मी कहती थी, क्या ठुनकता रहता है सारे दिन, इतनी बड़ी होकर भी मम्मी ठुनकती हैं। मैं आ जाता तो फिर यहाँ स्वागत कौन करता तुम्हारा। और डॉक्टर साहब ने मम्मी को बाह में भरकर भीतर
ठेलते हुए कहा, आज तुम पूरे 10 दिन बाद आई हो इस घर में, और इस 10 दिनों में मैंने चेहरा बदल दिया है इस घर का। डॉक्टर साहब का मम्मी के कंधे पर हाथ रखना या मम्मी को बाह में समेट लेना कई बार देख चुका है बंटी। फिर भी जाने क्या है कि जब भी देखता है नए सिरे से एक क्षण को मन में कुछ हो जाता है। वह मम्मी पर से नज़र हटा लेना चाहता है और बाहों में सिमटी मम्मी को लगातार देखते रहना भी चाहता है। मम्मी इस तरह चल रही हैं इस घर में जैसे यहाँ सब कुछ उनका जाना छीना हो। उसे तो यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम। जिधर जोत ले जाएगी उधर ही जाता है, उसके साथ साथ बल्कि उसके पीछे पीछे। यह तो कॉलेज का घर था बेटा, वहाँ अपना घर होगा, अपने लोग होंगे, और अपने लोगों के बीच भी सहमी सहमी और अपरिचित सी नज़रों से देख रहा है बंटी अपने घर को, उससे परिचित होने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए। रंग रोगन की गंध घर के इस छोर से उस छोर तक फैली हुई है। साथ ही एक और गंध है जिसे वह केवल सूंघ रहा है पर समझ नहीं पा रहा है। बड़ा सा बेडरूम, हल्की नीली दीवारों पर गहरे नीले पर्दे और सलेटी रंग का कारपेट, खूब गुदगुदा सा, 2 नई नई चमचमाती हुई अलमारियाँ। बंटी ने एक बार आँख खोलकर उन पर हाथ फेरा, एकदम चिकनी, उंगली रखते ही जैसे फिसल गई और हल्का सा निशान बन गया। बंटी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा। कमरे के बीच में दीवार के सहारे 2 पलंग, दोनों के सहारे पलंग के साथ ही लैंप लगा हुआ। बंटी का मन हुआ जलाकर देखे रोशनी कहाँ आकर गिरती है। उसने मन ही मन सोचा वह इधर की तरफ सोएगा और मम्मी उधर। जब तक नींद न आ जाए पढ़ते रहे और फिर लेटे लेटे ही खट से बत्ती बुझाओ और सो जाओ। दूसरी ओर ड्रेसिंग टेबल रखी थी और मम्मी के ड्रेसिंग टेबल से चौगुनी शीशियाँ। यह सब किसने जमाया होगा? एकाएक बंटी की नज़र मम्मी की उसी जादुई शीशी को ढूंढने लगी। नहीं, वह वहाँ नहीं थी। उसे जैसे हल्की सी राहत मिली। कमरे के एक सिरे पर आकर बंटी ने एक साथ पूरा कमरा देखा तो आंखों के सामने रंगीन तस्वीर वाली उन मोटी मोटी किताबों वाला कमरा उभर आया। डॉक्टर साहब ने सचमुच उनके लिए बिल्कुल वैसा ही कमरा बनवा दिया। एक क्षण को जैसे अपना घर छोड़ने का अवसाद धुंधला सा हो गया। कभी अपने दोस्तों को लाकर दिखलाएगा। टीटू की अम्मा आकर देखें कैसे हंसती थीं, अब हंसे आकर। कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा कमरा। बंटी, तुम्हें कैसा लगा कमरा, बताओ तो, पसंद आया? डॉक्टर साहब ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा तो बंटी जैसे पुलक कर मुस्कुरा दिया। अच्छा लगा। बंटी को डॉक्टर साहब भी अच्छे लगे। जोत और अम्मी दौड़े दौड़े आए। पापा चलिए, नाश्ता तैयार है। बड़ी सी मेज पर ढेर सारी खाने की चीज़ें फैली पड़ी हैं। बंटी को शादी वाले दिन शादी जैसा कुछ नहीं लगा था, पर आज ज़रूर शादी जैसा लग रहा है। एकाएक जोत और अम्मी के नए नए कपड़ों के मुकाबले में उसे अपनी हल्की सी मैली हुई स्कूल की यूनिफॉर्म बड़ी फीकी फीकी और बेतुकी सी लगी। लगा जैसे वह इन सब के बीच का नहीं, इन सब से अलग है। फूफी तो स्कूल से आते ही सबसे पहले कपड़े बदलवाया करती थी। मम्मी को ख्याल भी नहीं आया कि यहाँ आने से पहले कम से कम उसके कपड़े तो बदलवा दें। नहीं नहीं शकुन, उस कुर्सी पर नहीं, वह अम्मी की कुर्सी है। इन दोनों की अपनी अपनी कुर्सियाँ तय हैं। कोई और बैठ जाए तो तूफान मच जाता है। अच्छा तो लो, हम अपनी कुर्सी तय कर लेते हैं। और हंसते हुए मम्मी ने डॉक्टर साहब के सामने वाली कुर्सी खींच ली। बंटी अभी भी खड़ा है। तुम भी अपनी कुर्सी तय कर लो बेटे। बोलो, इधर बैठोगे या उधर? सभी की अपनी जगह तय है, अपनी कुर्सियाँ तय हैं, बस उसी का कुछ तय नहीं। जो बचा है उसमें से ही उसे कुछ चुन लेना है। वह चुपचाप जोत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। मन को कहीं एक अनमना सा भाव छूकर निकल गया। अम्मी और जोत की, यह लाओ वह लाओ, ए बंसीलाल, इसमें हरी मिर्च क्यों डाली? आज अंगूर क्यों नहीं है? मेरे नमकीन बिस्कुट।
के बीच बंटी अपनी नज़रों में जैसे कहीं से बड़ा बेचारा हो आया, बेचारा और उपेक्षित। डॉक्टर साहब बाहर वालों की तरह उसकी मनुहार कर रहे हैं। यह लो बंटी बेटे, वह लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, वह बाहर का ही तो है। शर्मा नहीं बंटी, तुझे जो पसंद है ले ले, अपने घर में शर्माते नहीं। मम्मी ऐसे बोल रही हैं जैसे खुद भी डॉक्टर साहब के ही घर की हों। अब हैं भी शायद, शादी के बाद हो जाते हैं, पर वह कैसे, उसने थोड़े ही शादी की है। और आंखों के सामने फिर अपने घर की तस्वीर उभर आई। मेज़ पर कभी अकेला और कभी मम्मी के साथ बैठा हुआ बंटी और डांट डांट कर खिलाने वाली फूफी। एलो, हो गया तुम्हारा खाना? और यह कौन खाएगा? तुम कैसे नहीं खाओगे बंटी भैया? हम बांस लेकर ठूसेंगे तुम्हारे गले में, समझे? मम्मी के आगे दिखाया करो ये नखरे, बहुत सिर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। और मम्मी मुस्कुराती रहती। एकाएक ही नज़र मम्मी की ओर उठ गई। इस समय भी तो मम्मी मुस्कुरा रही हैं। एक ही आदमी इतनी अलग अलग तरह से भी मुस्कुरा सकता है। हेलो डॉक्टर, गृह प्रवेश की दावत हो रही है। बंटी एकाएक जैसे चौंक गया। सारे घर को गुंजाता हुआ एक लंबा सा आदमी घुसा। एक अकेला आदमी भी इतना शोर मचा सकता है? कितना लंबा है, गर्दन पूरी तरह ऊंची करके देखने पर ही चेहरा दिखाई दे। आओ आओ वर्मा, बड़े अच्छे समय आए। नमस्कार वर्मा साहब। नमस्ते अंकल। सब लोग तो जानते हैं इस लंबे आदमी को, बस वही नहीं जानता। आज यह खाने की मेज़ सचमुच खाने की मेज़ लग रही है। लंबा आदमी मम्मी को कैसे घूर घूर कर देख रहा है। डॉक्टर साहब खी खी करके हंस पड़े और मम्मी गदगद होकर एकदम सुर्ख हो गईं। आजकल मम्मी के गाल बात बात पर ऐसे सुर्ख हो जाते हैं मानो गुलाब जोड़े में न लगाकर गालों पर लगा लिए हों। मम्मी ने एक प्लेट लगाकर सामने की ओर की तो फिर दहाड़ा, नो नो, आई एम फुल मिसेज जोशी। मिसेज जोशी? एकाएक बंटी की नज़र मम्मी की ओर उठ गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। अभी तक तो मम्मी को सब मिसेज बत्रा कहते थे, और अब ऐ बंटी, अब तो जोशी हो गया यार। बंटी जोशी नहीं, अरूप जोशी। धत, मैं क्यों हो गया जोशी? मैं अरूप बत्रा हूँ, बंटी बत्रा। चल चल, डॉक्टर जोशी तेरे पापा नहीं हो गए अब? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मेरे पापा अजय बत्रा हैं, कलकत्ते में रहते हैं। अब नहीं रहे वो पापा मिस्टर। मार दूंगा ज़्यादा बकवास की तो। मन हो रहा था धज्जियाँ बिखेर दे इस कैलाश के बच्चे की। फिर सारे दिन वह कागज़ पर अरूप बत्रा बंटी बत्रा लिखता रहा था। लंच टाइम में मैदान में बैठा तो उंगली से ज़मीन पर लिखता रहा, बत्रा बत्रा। अंकल, आप टॉमी को नहीं लाए? हम घर से नहीं आए बेटे, सीधे ऑफिस से चले आ रहे हैं। सोचा जरा तुम लोगों के घर की रौनक देख लें। क्यों मिसेज जोशी, बेडरूम पसंद आ गया? आपने अप्रूव किया या नहीं? मम्मी के गाल फिर सुर्ख हो गए। क्या हो जाता है मम्मी को बार बार? ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। वाह, मिसेस वर्मा ने सब अरेंज किया और मुझे पसंद ना आए। हम तो सोच रहे थे धन्यवाद देने रात को खुद ही उधर आएंगे। ओह नो नो, यह सब तकल्लुफ छोड़िए, आज की रात नहीं। फिर एकाएक उनकी नज़र बंटी पर जम गई। यह बच्चा, ओह अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? प्यार से बोला तब भी लगता है जैसे डांट रहा हो। इसके बच्चों को डर नहीं लगता होगा इससे? बंटी ने सीधी नज़रों से उसे देखा और बिना झिझक के जवाब दिया, अरूप बत्रा। बत्रा पर इतना जोर डाला कि उसके सामने अरूप तो जैसे दब ही गया। वाह, बड़ा अच्छा नाम है यह तो। अरूप और अमित, जोड़ी भी खूब रहेगी। फिर मम्मी की ओर देखकर बोला, सीम्स टू बी अ बोल्ड चैप। मम्मी कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। देखें वह क्या डरता है। बत्रा है तो बत्रा ही रहेगा और बत्रा ही कहेगा, मम्मी की तरह नहीं कि झट से जोशी बन जाए। खाना पीना खत्म हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा, जोत, बंटी बेटे को घुमाकर सब दिखाओ तो। अपनी किताबें, अपने खिलौने, पीछे का सीसॉ और स्लिप घुमाओ जरा।
मम्मी मज़े से बैठी हैं। उन्हें अभी भी ख्याल नहीं आ रहा है कि बंटी के कपड़े बदलवाने हैं। यहाँ कौन फूफी हैं जो बदलवा देंगी कपड़े, या उसे मालूम है कि कपड़े कहाँ रखे हैं जो अपने आप ही जाकर बदल लेगा। बस अपने ही गाल लाल करके मुस्कुरा रही हैं जब से। जाने क्या है डॉक्टर साहब से या किसी भी अनजान आदमी से कहने में जितना संकोच होता है, मम्मी से कहते हुए भी इस समय उतना ही संकोच हो रहा है। वही कहे कपड़े की बात, मम्मी को अपने आप नहीं सूझती। ये दोनों नए कपड़े पहने बैठे हैं, फिर भी मम्मी को ख्याल नहीं आ रहा उस लंबे आदमी ने क्या सोचा होगा कि ऐसे गंदे कपड़े पहन कर ही रहता है यह बच्चा। जाओ बेटे, जोत बुला रही है। मुझे कपड़े दो। कपड़े नहीं बदलूंगा मैं। भरसक रोकने पर भी बंटी का स्वर जैसे भर रहा ही गया। अरे चल चल, मैं तो भूल ही गई। फिर डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, आज जो कपड़ों के बक्से आए हैं वे कहाँ रखे हैं? एक कमरे में सारा सामान अस्त व्यस्त ढंग से पड़ा है। बंटी के घर का सामान, बक्से, बिस्तरे, गठरी में बंधी हुई किताबें, टोकरी में भरे हुए बंटी के खिलौने, बंटी की पेंटिंग्स और भी जाने क्या क्या। लगा जैसे उसका सारा घर गठरियों टोकरियों में बांधकर यहाँ ठूंस दिया गया है। मम्मी एक बक्से में से कपड़े निकाल रही हैं और बंटी उस सामान को देख रहा है। सामान का भी चेहरा होता है क्या? सारा सामान कैसा उदास उदास लग रहा है। बंटी का सिपाही टोकरी के किनारे सिर के बल ठुसा हुआ है। बंटी जल्दी से गया और उसे निकालकर उसने सीधा कर दिया, पर भीतर तो सभी कुछ उलट पुलट है। एक बार मन हुआ अपने सारे खिलौने निकालकर ले कपड़े बदल ले और बच्चों के साथ खेल। जोत है, अम्मी है, पीछे भी बड़ा सा मैदान है, खूब खेलो कूदो दौड़ो भागो। पर बंटी है कि अपनी टोकरी में ही लगा हुआ है, जैसे उसने मम्मी की बात सुनी ही नहीं। कल सब ठीक कर दूंगी बेटे, अभी ऐसे ही रहने दे। बंटी ने पलटकर मम्मी की ओर देखा, लगा जैसे पूछ रहा हो, क्या सब ठीक कर दोगी? और उस कमरे से निकला तो एक बार फिर लगा जैसे अपने घर से निकल रहा हो। जोत सब बता रही है। यह जो नीम का पेड़ है ना बंटी, यह जिस दिन पापा पैदा हुए थे उस दिन लगवाया था बाबा ने। पापा के जन्मदिन पर इसकी पूजा करती थी चाची अम्मा। और एकाएक ही बंटी की आंखों के सामने आम का वह छोटा सा पौधा घूम गया। चाची अम्मा कौन? यह नाम तो बंटी ने कभी नहीं सुना। चाची अम्मा कौन? हमारी चाची अम्मा, अम्मी ने कहा तो जोत हंसने लगी। पापा की चाची जी, अभी तक वही तो रहती थी हमारे पास, थोड़े दिन पहले ही तो गई हैं। और वह जो बड़ा जाली का पिंजरा देख रहा है उसमें खरगोश पाले थे बंसीलाल ने, पर एक बार जाने कैसे बिल्ली घुस गई और सब सफाचट। बिल्ली नहीं बंटी भैया, बिलाओ। यह मोटी झबरी पूंछ देख लो तो डर लग जाए, सारे खरगोश चट कर गया। फिर बंसीलाल का घर, इमली का पेड़, जहाँ दोनों बीन बीन कर कच्ची इमली खाते हैं। बड़ी स्वाद है इस पेड़ की इमलियाँ, बड़ी स्वाद है इस पेड़ की इमलियाँ। जोत और अम्मी बताए चले जा रहे हैं और बंटी केवल सुन रहा है। सुनने के सिवा कर ही क्या सकता है, बताने के लिए है ही क्या उसके पास। बंटी अपने घर में घूम रहा है, पर अपने घर जैसा कुछ भी तो नहीं लग रहा है उसे। सर्दी के दिनों में सांझ से ही तो चारों ओर अंधेरा घुसने लगता है, और जैसे जैसे अंधेरा घुलता जा रहा है सब कुछ और ज़्यादा अपरिचित होता जा रहा है। यहाँ तो आसमान भी पहचाना हुआ नहीं लगता, हवा भी पहचानी हुई नहीं लगती। अपने घर का आसमान और अपने घर की हवा कहीं ऐसी होती है? मम्मी डॉक्टर साहब के साथ बाहर गई हैं और वह कमरे में अकेला बैठा है। चारों ओर बत्तियां जगमगा रही हैं, फिर भी बंटी के मन में न जाने कैसा डर समा रहा है। रात में वह कभी घर के बाहर नहीं सोया, अब कैसे सोएगा यहाँ? और आंखों के सामने वही नीले पर्दे वाला कमरा घूम गया। फिर भी डर है कि बढ़ता ही जा रहा है। अपने घर से आया है, तब से अब तक यही लग रहा है वह केवल यहाँ आया है, तभी शायद उस समय उसे इतनी घबराहट नहीं हो रही थी। पर अब जैसे जैसे रात बीतती जा रही है, यह एहसास कि वह केवल आया ही नहीं है, उसे यहाँ रहना भी है, केवल आज ही नहीं, हर दिन हर रात। और इस बात के साथ ही मन है कि जैसे डूबता चला जा रहा है। कैसे रहेगा वह इस घर में?
यह उसका घर बिल्कुल नहीं है। यह डॉक्टर साहब का घर है, जोत और अम्मी का घर है। वह किसी का घर में नहीं रहेगा, अपने घर जाएगा, अपने ही घर में सोएगा। अपने घर में उसे कभी डर नहीं लगता था। मम्मी बाहर चली जाती थी तब भी नहीं, एकदम अंधेरा हो तब भी नहीं, न हो मम्मी न हो रोशनी, पर घर तो उसका अपना था, फूफी तो उसकी अपनी थी। अंधेरे में ही वह अकेला सारे घर का चक्कर लगाकर आ सकता था। यहाँ तो ना घर उसका है न घर वाले उसके हैं। मम्मी के कहने से क्या होता है, क्या वह जानता नहीं? और जब कुछ भी उसका नहीं है तो डरेगा नहीं वह? लाख रोकने पर भी आंखें हैं कि छल छल हो रही हैं। अरे बंटी, तू यहाँ बैठा है, कपड़े नहीं बदले? मम्मी तेरे कपड़े पलंग पर रख गई हैं। जोत पहले तो मम्मी को आंटी जी कहती थी, अब मम्मी क्यों कहने लगी? हू सर्दी रे। दोनों बाहों को कसकर छाती से चिपकाए अम्मी पंजों के बल उछलता हुआ आया और बिस्तर में दुबक कर रजाई ओढ़ ली। बंटी ने बाथरूम में जाकर मुंह धो लिया। पता नहीं क्या है, वह कहीं भी जाए उसका अपना घर साथ साथ चलता है। बाथरूम, बाल्टी, नल, आँख मीच कर भी वह अपने घर में जिस तरह चल सकता था, यहाँ आँख खोल कर भी उस तरह नहीं चल पा रहा है। चल अब अपनी अपनी रजाइयों में घुसकर कहानी कहेंगे। मम्मी बता रही थी तुझे खूब खूब कहानियाँ आती हैं। मैं भी कहानी सुनूंगा बंटी भैया, राजा रानी वाली, परियों वाली। पर बंटी न बिस्तर में लेटा, न रजाई ओढ़ी और न ही उसने कहानी सुनाई। बस कंबल लपेट कर बैठे बैठे मम्मी की राह देखता रहा। अम्मी तो लेटते ही सो गया। जोत उससे स्कूल की बातें पूछती रही, चुटकुले सुनाती रही। स्कूल की बातों पर वह चुप रहा और चुटकुलों पर वह रोता रहा। थोड़ी देर में जोत भी लुढ़क गई। बंटी है कि न उससे सोते बन रहा है न जागते, बस रह रह कर आँखें छलछला आती हैं। मम्मी के आते ही वह छिटक कर पलंग के नीचे उतर आया। अरे तू सोया नहीं बंटी बेटा? और यह क्या, कुछ भी गर्म नहीं पहन रखा और बिस्तर में से निकल आया, सर्दी नहीं लग जाएगी? बंटी दौड़कर मम्मी के पैरों से लिपट गया। मैं अकेला कैसे सोता? मुझे डर लगता। मुझे डर नहीं लगता। उंगली में गाड़ी की चाबी नचाते हुए डॉक्टर साहब आए। अरे तुम सोए नहीं बंटी बेटे? तुम चलो। और मम्मी उसे अपने से चिपकाए चिपकाए ही कमरे में ले गईं। डर क्यों लगता है? जोत और अम्मी नहीं सो रहे हैं यहाँ, देख। अम्मी तो तुझसे भी छोटा है, उसे डर नहीं लगता है और तुझे डर लगता है? मम्मी ने पूरे जूड़े में माला लपेट रखी है और सुगंध है कि केवल माला में से ही नहीं, जैसे पूरे शरीर से फूटी पड़ रही है। मम्मी गई थी तो दूसरी तरह की थी और अब लौटी हैं तो एकदम ही दूसरी तरह की हो गई। तू तो बहुत पगला है बेटे, सबके बीच में भी डरता है। पर उस कमरे में तो कोई नहीं था, मैं कैसे सोता? अकेले मुझे डर नहीं लगता वहाँ। ओह। मम्मी एक क्षण रुकी, फिर उसकी पीठ सहलाती हुई बोली, नहीं बेटा, बच्चे लोगों का तो यही कमरा है, बच्चे लोग सब एक साथ सोएंगे। देखो ये लोग भी तो सो रहे हैं यहाँ, चल मैं तुझे सुलाती हूँ। और मम्मी ने बहुत प्यार से पकड़कर उसे पलंग पर लिटा दिया, रजाई ओढ़ाई और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। बंटी की आंखों में इतनी देर से तैयार किया हुआ वह नीले पर्दों वाला कमरा, जिसमें बंटी ने मन ही मन अपना पलंग भी तय कर लिया था, जैसे ढह कर गिर गया। बंटी बेटा, पसंद आया तुम्हें यह कमरा? झूठ झूठ। मन में जैसे एक ज्वार उठ रहा है दुख का, गुस्से का। मन हो रहा है जाए उस कमरे में और एक एक चीज़ उठाकर फेंक दे, पर्दे फाड़ डाले, देखे कोई क्या कर लेता है उसका। मम्मी ने झुककर उसके गाल को चूमा तो उसने मम्मी का चेहरा झटक दिया। क्यों पागलपन कर रहा है बेटे? देख ये दोनों भी तो सो रहे हैं, देख ये दोनों भी तो हैं। मुझे तंग करने में, सबके बीच शर्मिंदा करने में तुझे खास ही सुख मिलने लगा है आजकल। हाँ मिलता है सुख, ज़रूर करूँगा शर्मिंदा। तुम नहीं कर रही हो मुझे शर्मिंदा। यहाँ दूसरों के घर लाकर पटक दिया। अपना घर होगा, कोई नहीं अपना घर, मैं नहीं रहता किसी के घर। पहले तो कमरा पसंद करो और फिर। कितनी बातें हैं जो
फूटी पड़ रही हैं। बंटी चाहता भी है कि सब कह दे। कितने दिन तो हो गए उसने कुछ कहा ही नहीं। आजकल तो वह सिर्फ सुनता है और मान लेता है, पर आज नहीं। लेकिन गला है कि बुरी तरह भिंचा हुआ है। लगता है बोलना चाहेगा तो बस केवल हिचकी फूट कर रह जाएगी। नींद नहीं आ रही बंटी को? क्या बात है बेटे? डॉक्टर साहब तौलिया लटकाए दरवाजे पर खड़े पूछ रहे हैं। अभी सो जाएगा, नई जगह है ना, शायद इसलिए। मम्मी शायद उसके जागते रहने की सफाई दे रही हैं। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। रुधे हुए गले से बंटी ने किसी तरह से शब्द ठेल दिए। ऐसे मत कर बेटे, ऐसा नहीं करते ना। चल सो जा, मैं बैठी हूँ तेरे पास। मम्मी बैठी बैठी उसका सिर सहलाती रहीं, धीरे धीरे उसके गाल थपथपाती रहीं। बंटी आंखें मूंदे पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद धीरे से मम्मी उठी। एक बार चारों ओर से उसे अच्छी तरह ढका। खट बत्ती बंद हुई तो बंद आंखों में फैला अंधेरा खूब गाढ़ा हो गया। बंटी ने आंखें खोल दी। सारी की सारी मम्मी अंधेरे में डूब गई थी। बस धीरे धीरे दूर होता उनका जूड़े का गजरा चमक रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मम्मी ने धीरे से आवाज़ दी, बंटी। बंटी चुप। सो गया? डॉक्टर साहब रात के कपड़े पहनाए थे। मम्मी ने धीरे से कहा। फिर दोनों उसी कमरे में चले गए और एक हल्की सी आवाज़ हुई, शायद दरवाज़ा बंद होने की। बंटी को लगा घर से चला था तो बीच रास्ते में आकर उसका अपना घर और बगीचा छूट गया था। यहाँ आकर मम्मी छूट गई। इतनी देर से दबा हुआ एक आवेग था जो दरवाजे के बंद होते ही फूट पड़ा। थोड़ी देर बाद ही अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब ने निकलकर बाहर के बरामदे की बत्ती बंद कर दी। सारा घर अंधेरे में डूब गया। बंटी के मन का दुख और गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। केवल डर ही नहीं, एक आतंक। कैसी कैसी शक्लें उभरने लगीं उस कम अंधेरे में। उसने कसकर आंखें मीच लीं, पर अजीब बात है, बंद आंखों के सामने शक्लें और भी साफ हो गईं। लपलपाती जीभ के राक्षस, उल्टे पंजे और सींगों वाला सफ़ेद भूत, 3 आँखों वाली चुड़ैल, जादुई नगरी के नाचते हुए हड्डियों के ढांचे, सब उसके चारों ओर नाच रहे हैं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसकी सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। मम्मी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो मम्मी। सारी ताकत से बंटी चीख रहा है और दोनों हाथों से दरवाज़ा भड़बड़ा रहा है। दरवाज़ा खोलो मम्मी। आधी रात के सन्नाटे में बंटी की भिजी हुई सी आवाज़ भी सारे घर में गूंज रही है। खटाक से दरवाज़ा खुला। कौन? बंटी। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? सर्दी में अकड़ा हुआ बंटी थर थर काँप रहा है। मम्मी ने जल्दी से उसे गोद में उठाकर छाती से चिपका लिया। बंटी का सारा मुंह आंसू, लार और नाक से सन गया। हिचकियों के मारे सांस नहीं ली जा रही है। मम्मी ने उसके चारों ओर कसकर शॉल लपेट दिया। मैं हूँ बंटी, मैं हूँ बेटे, मैं हूँ बेटे। मम्मी क्या हो गया? मैं तेरे पास हूँ। क्या बात हो गई? गले तक रजाई ओढ़े ओढ़े ही डॉक्टर साहब ने पूछा। डर गया है शायद, मम्मी ने कहा, पर उनकी आवाज़ ऐसी सहमी हुई थी जैसे वे खुद ही डर गई हों। मम्मी उसे वैसे ही छाती से चिपकाए चिपकाए पलंग पर बैठ गई। उसकी पीठ सहलाती रही। मैं तेरे पास हूँ बेटे, मम्मी तेरे पास है। धीरे धीरे बंटी अपने में लौटने लगा। मम्मी की आवाज़ ने, मम्मी की बाहों ने उन सब को भगा दिया जिनके बीच बंटी की सांसें रुक गई थीं। और जब बंटी की हिचकियां थम गईं, उसके शरीर में फिर गरमाई आ गई, तो मम्मी ने बंटी को धीरे से पलंग पर सुलाया। क्या हुआ बेटे, डर गया था? तो पहली बार बंटी ने आंखें खोली। उसकी मम्मी उस पर झुकी हुई पूछ रही थी, उसकी अपनी मम्मी। एक बार मन हुआ मम्मी के गले में बाहें डालकर लिपट जाए, पर हाथ जहाँ के तहाँ जमे हुए हैं। हाथ ही नहीं, जैसे सारा शरीर जहाँ का तहाँ जम गया। केवल आंखें खुली हैं और वह टुकुर टुकुर देख रहा है, मम्मी को, कमरे को, आसपास की चीज़ों को।
हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ कमरा, कमरे की हर चीज। पहले भी कभी इस तरह डर जाया करता था? पता नहीं कहाँ से आ रही है डॉक्टर साहब की आवाज़। नहीं, कभी नहीं डरा। शायद नई जगह थी, शायद कोई सपना देख रहा हो, उल्टी सीधी कहानियाँ जो पढ़ता है दुनिया भर की। मम्मी की आवाज़ में परेशानी थी, दुख था। पहले जब बंटी दूसरी दुनिया में था तो मम्मी का चेहरा, मम्मी की आवाज़ बहुत अपनी अपनी लग रही थी। अब वह पूरी तरह अपनी दुनिया में लौट आया तो नीली रोशनी में नहाई मम्मी। कमरे की हर चीज़ जैसे दूसरी दुनिया के लगने लगे। दोपहर वाला कमरा जैसे कहीं से बिल्कुल ही बदल गया है। सब कुछ फिर बड़ा जादुई जादुई लगने लगा। फिर मन में डर समाने लगा, अजीब तरह का डर। बंटी ने आंखें मूंद ली, पर 2-4 मिनट के लिए देखा हुआ वह नीला रंग आंखों में ही आकर चिपक गया है। नीलम देश क्या ऐसा ही होता है? थोड़ी देर मम्मी की थपकियां और फिर जैसे कहीं दूर से आती हुई आवाज़। पर तुम जब समझते हो, कहते हो तो मन जरूर थोड़ा हल्का हो जाता है। पर मैं जानती हूँ कि यह कुछ नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब की नींद में डूबी हुई आवाज़। सो गया? सो गया? हाँ, लगता तो है सो गया। फिर चुप। बंटी का मन हो रहा है आंखें खोल दे, एक बार फिर मम्मी का चेहरा देखकर आश्वस्त हो ले, पर नहीं, नीली रोशनी में डूबी हुई। सुनो, तुम उठकर कपड़े पहन लो। पता नहीं यह सवेरे जल्दी उठ जाए तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। अचानक आंखों के सामने कुछ काला काला तैर गया। मम्मी ने बत्ती बंद की है शायद। बंटी ने धीरे से आंखें खोल कर देखा। नीली रोशनी गायब हो गई थी। खिड़की से छनकर आती हुई बहुत ही फीकी फीकी रोशनी में सब कुछ पहचाना पहचाना लगने लगा, खासकर मम्मी का चेहरा। कहीं मम्मी उसे जागता हुआ न देख लें। पलंग के एक सिरे से डॉक्टर साहब रजाई उतार कर उठे तो बंटी दम। छी छी, यह क्या? इतना बड़ा आदमी एकदम नंग धड़ंग। बंटी की आंखें फटी पड़ रही हैं और मम्मी भी दिख रही हैं। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? उसे जैसे मितली सी आने लगी, पर आंखें हैं फिर भी बंद नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने कपड़े पहन लिए, फिर भी जैसे दिमाग में वही सब घूम रहा है। फिर मम्मी धीरे से उतरी और उसी रैक की ओर गईं। उन्होंने भी अपना हाउस कोट उतारा तो बंटी भीतर ही भीतर भय से थर थर कांपने लगा। ये उसी की मम्मी है। उसने आज तक कभी अपनी मम्मी को ऐसा नहीं देखा। उसकी मम्मी ऐसी हो ही नहीं सकती। यह क्या हो रहा है? छी छी, बेशरम बेशरम। उसका मन हुआ रजाई उतार कर फेंके और जोर से चीखे, पर वह चीख नहीं रहा। मन जाने कैसा कैसा हो रहा है उसका। थ्रिल भी है उसके मन में, जुगुप्सा भी, मम्मी के इस व्यवहार की शर्म भी, गुस्सा भी, और जाने क्या क्या। सारे गुस्से, नाराज़गी और दुख के बावजूद अभी तक मम्मी उसकी मम्मी थी। अब जाने क्या हो गई, पता नहीं। उसे कुछ भी नाम देना नहीं आ रहा। बस इतना लग रहा है कि अभी तक की मम्मी एकाएक ही जैसे कहीं से टूट फूट गई, चकनाचूर हो गई। धन्यवाद। इसके आगे की कथा वस्तु आप मेरे अगले वीडियो में देखिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको मेरे इस उपन्यास का वीडियो जो है उपलब्ध हो पाएगा, तभी यूट्यूब जो है आपके पास भेजेगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।